हेलो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए दोबारा से कवि श्री मदन मोहन शर्मा जी का अपना अपना सच का पार्ट 5, जिसका नाम है पासपोर्ट। आइए इसे शुरू करते हैं। स्नातक को लेकर माँ बाप के मन में क्या क्या सपने होते हैं। कृष्णकांत तब से समझने लगा था जब वह 10वीं का विद्यार्थी था। 3 भाई बहनों में छोटा होते हुए भी उसकी सूझबूझ का स्तर औरों की तुलना में अच्छा था। जेब खर्च के पैसे भी उससे धर के काम काज में लगाते देख उसके पापा की आंखें भर आई थीं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊपर वाले से मांगा था, भगवान ऐसे औलाद सबको दे। कृष्णकांत की अच्छाइयाँ और उपलब्धियों ने एक पिता के मन को क्षमता से अधिक भार उठाने को पर विवश कर दिया। शर्मा जी की आय कोई बहुत अधिक नहीं थी, बस किसी तरह गुजारा चल जाता था। अपने पूर्वजों से केवल ईमानदारी और शराफत ही उन्हें विरासत में मिली थी। धन दौलत के नाम पर जो थोड़ा सा उनकी अपनी मेहनत का सुफल था, उच्च शिक्षा के लिए उनके बेटे को प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान में प्रवेश मिल गया। प्रतिभा और लगन अगर साथ आ जाएं तो दुनिया में अभाव मिलकर भी कामयाबी की राह नहीं रोक सकते। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उसे ट्रेनिंग के लिए चुन लिया। जाते समय पिता ने पूरी माह की कमाई बेटे की जेब में डाल दी थी। कृष्णकांत की ट्रेनिंग का पहला महीना पूरा हो चुका था। कुछ दिन बाद 4-5 छुट्टियां एक साथ पड़ रही थीं। छुट्टियों में उसका घर जाने का मन था। सोच रहा था जाते ही अपनी पहली कमाई से सबके पसंद के सामान खरीदेगा। घर जाने की खुशी तब दूरी हो गई जब जब गया कि आगे प्रशिक्षण के लिए उसे विदेश जाना है। तुरंत पासपोर्ट की तुरंत पासपोर्ट की व्यवस्था कर ले। सुनते ही हवाई सफर, विदेशी धरती, नए वातावरण और प्रगति की अनंत संभावनाओं के पंख मन को लग गए। सूचना दे दी, अगले दिन घर पहुंच रहा है। मई 2010 का वह दिन ही क्या, पूरा महीना ही उसे आज भी बुला नहीं भूलता। जब याद आती है मन अजीब सा हो जाता है। उस दिन सामान रखने के बाद घर में एक पल नहीं रुका वह। ट्रेनिंग पर जाने से 2 माह पहले एजेंट को पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र देकर गया था। आते ही सीधा उसके पास गया। वहां पूछताछ करने पर पता चला कि कागजात अभी 10 दिन पूर्व ही संबंधित कार्यालय में जमा हो पाए थे। एजेंट को सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने पहले ले लिए, अब किसी का काम बने या बिगड़े, उसकी बला से बता दिया। तत्काल योजना में पासपोर्ट जल्दी बन सकता है, पर इसके लिए एसडीएम कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन कृष्णकांत अपने पिताजी के साथ ले गया। बड़े बाबू बिशन सिंह मिले। उन्होंने साफ कह दिया, यहाँ कोई पासपोर्ट नहीं बनता। प्रयास करके पिताजी ने एसडीएम तक पहुंचे तो आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र उन्होंने बड़े बाबू को ही पास भेजा। अब बड़े बाबू की खींच और बढ़ गई। वह कोई बात सुनने को राजी नहीं थे। कृष्णकांत ने कृष्णकांत के पिता ने अपनी ओर से उन्हें समझाने को सारे प्रयास किए, पर वे टस नहीं हुए। कुछ काम बनता न देख कर पिता पुत्र बाहर निकले और की सोच ही रहे थे कि उसी ऑफिस का एक कर्मचारी उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने उसे बताया कि यहाँ कोई काम बिना दाम लगाए नहीं होता। कृष्णकांत के पास समय कम था। पासपोर्ट की जल्दी थे।
3 दिन पहले ही बीत चुके थे। मजबूरी में ही सही उसे लगा कि पैसे दे देने चाहिए, लेकिन अपने पापा के सामने कुछ कहे तो कैसे। उधर पापा का पारा 7वें आसमान पर था। वह तो अब तक काम को काम और कानून को कानून समझते आए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार अनेक आचरण और विचारों में दूर दूर तक नहीं था। अनुचित बातों के आगे झुकना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। गुस्से के कारण उनका सारा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। क्रोधावेश में लाल लाल आंखें लिए बेटे की ओर पलटे तो उन्हें उसकी आंखों की लाली भी साफ नजर आई, मगर उन आंखों में क्रोध की नहीं, व्यवस्था के आंसुओं की लाली थी। तो क्या उनके बेटे का पासपोर्ट केवल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वह नाजायज रास्ते से काम नहीं करना चाहते? क्या अपने बेटे का भविष्य उसके सुख संपन्न से वे अपने आदर्शों की आग में झोंक देंगे? क्षण भर में सैकड़ों बातें एक साथ सोच गए शर्मा जी। अपने बेटे के आशुओं के आगे हार गए वे। धीरे से कृष्णकांत को अपनी सहमति का संकेत दिया और बाहर की ओर चल दिए। बातचीत होते ही भीषण बाबू मोम हो गए। एक पर्ची थमाई और उससे लिखे कागजात के साथ अगले दिन मिलने को कह दिया। अगले दिन मद माता सूची की प्रारंभिक प्रति लानी थी। दोनों चुनाव आयोग के कार्यालय गए। पता लगा पहले बैंक में पैसे जमा होंगे। रास्ते में स्कूटर बेड़ा तो वह वहीं छोड़कर दौड़ पड़े। पसीने से तरबतर हाफते हुए बैंक पहुंचे, पर जमा खिड़की से बाबू नदारद आए। तब जब खिड़की बंद करनी थी, अपनी अवस्था सुनाई, कैसे दौड़कर आए हैं, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझाया कि छोटे से काम से बड़ा भविष्य जुड़ा है। पर वह नहीं पिघले। कृष्णकांत का मन व्यथित कृष्णकांत का मन व्यथित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मानवीय संवेदनाएं स्वार्थ और निकम निकम्मेपन की आग में जलकर इतनी निष्प्राण हो चुकी हैं। एक सप्ताह निकल गया, पर सिवाय तनाव के हाथ कुछ नहीं आया। जैसे तैसे कागजात इकट्ठे कर एसडीएम ऑफिस में छूटे, मगर अभी और कितने काम बाकी थे। सोच सोच कर दम निकला जा रहा था। पता चला पुलिस इंक्वायरी होगी। शीघ्रता करने की प्रार्थना की तो विचित्र उत्तर मिला, हो जाएगा अब जब होना होगा। सरकारी काम तो मजे से होगा क्या? लाल फीता शाही की इतनी घिनौनी और निर्मम तस्वीर उसने पहली बार देखी। किसी न किसी तरह मन महसूस कर सारा काम निकाला। केवल पासपोर्ट कार्यालय का मामला बाकी बचा था। अब तक कृष्णकांत की जेब काफी हल्की हो चुकी थी, लेकिन सिर बहुत भारी। व्यवस्था का सच उस पर उजागर था। इस बार वह अपने पिता को साथ नहीं लाया। पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर उसने देर नहीं की। पता चला ओझा साहब सारे काम कराते हैं। मिलते ही उन्होंने इशारे में बता दिया कि उनका बेटा बाहर पढ़ रहा है, 10,000 की रकम भेजनी है। कृष्णकांत ने बात समझी और हिसाब वही चुकता करके घर वापस हो लिया। ओझा साहब ने 3 दिन बाद का समय दिया। इस दौरान आदर्श और ईमान के प्रति कृष्णकांत की आशा बुरी तरह आहत हुई थी। दम घुट रहा था उसका। चौथे दिन पासपोर्ट ऑफिस गए तो देखा सबके चेहरे
गमगीन थे। ओझा साहब के बेटे ने जहरीली शराब पीकर जान गंवा दी थी, तो क्या उनके पाप की कमाई उनके बेटे को खा गई? किसी गरीब की आग लगी या फिर पैसों के अनियंत्रित प्रवाह उसके जीवन को निगल गया? कोई इस घटना से नसीहत लेगा क्या? कृष्णकांत सोचता भी जा रहा था और आगे भी बढ़ता जा रहा था। इंक्वायरी से पासपोर्ट का नंबर मिला। पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट दूसरे दिन तब रवाना हुआ जब डिस्प्लेट बाबू तक नजारान पहुंच गया। कृष्णकांत जैसे किसी गैस चैम्बर से बाहर आया। 2 रोज बाद डाकिये ने पासपोर्ट हाथ में दिया तो उसके पापा पास ही खड़े थे। कृष्णकांत के चेहरे पर उन्हें खुशी नजर नहीं आई, केवल एक संकल्प दिखाई दिया। कहीं विदेश में ही अपना भविष्य संवारने का संकल्प। पूछने पर यह बात उसने अपने पापा को साफ साफ बता भी दी थी। कदम कदम पर हुए शोषण ने उसे ऐसा सोचने पर विवश कर दिया था, लेकिन उसके पापा सोच रहे थे कि व्यवस्था की गंदगी से अब उब कर प्रतिभाएं इसी तरह पलायन करती रही तो देश कहाँ जाएगा? चाहते हुए भी अपने बेटे के फैसले से असहमत होने का कोई तर्क नहीं, उनकी ममता नहीं खोज पा रही थी। पूरा 1 महीना बेकार गया। पासपोर्ट लेकर कृष्णकांत जब वापस जाने लगा, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। पापा का सूट, माँ की साड़ी, नन्हे भांजे के भतीजों के खिलौने, सब पासपोर्ट के दलदल में समा गए। यहाँ तक कि अपनी वापसी का किराया भी। आज फिर पापा ने अपने पूरे महीने का वेतन चुपचाप बेटे की जेब में डाल दिया। चलते समय दोनों की आंखें गीली थीं। फिर दूसरी कहानी है, दूसरी भूल। यतीन्द्र और शैलजा का विवाह की यह 10वीं वर्षगांठ थी। सुबह के 8 बज रहे थे। मौसम खुशगवार था। आसमान में गिरे हुए हल्के हल्के बादल सूरज को इधर उधर झांकने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। इसलिए बाहर लॉन में भी प्रकाश केवल दिखने भर को था। सुहानी और ठंडी हवा धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रही थी। ऐसे में एक कप गर्म चाय और होती तो मौसम का मजा 2 गुना हो जाता। कई और दिन होता तो दिन 2-3 कप तो कब के हो चुके होते, मगर यतीन्द्र जानते थे कि दोपहर से पहले शिलजा का हाथ से उन्हें आज कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन का पूर्वाध शैलजा उन भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा अर्चना के लिए सुरक्षित रखती थी, जिनके अलौकिक और अद्वितीय प्रेम की दूसरी मिसाल आज भी सारी दुनिया और कहीं नहीं। आज 10 वर्ष बाद भी शैलजा और यतीन्द्र के पारस्परिक प्रेम में कोई कमी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति दोनों में वैसा ही आकर्षण, वही लगाव पूरी तरह मौजूद था जैसा कभी 10 वर्ष पहले था। वह ऐसे राधा कृष्ण की कृपा का ही सुफल मानते थे। शैलजा के साथ यतीन्द्र का विवाह माध्यम एक सड़क दुर्घटना बनी थी। उस दुर्घटना से यतीन्द्र का कोई सीधा संबंध नहीं था। उन्हें आज भी ठीक से याद है कि उसे रोज वह सुबह 9 बजे लगभग किसी जरूरी काम से अपने मित्र के घर जाने के लिए निकले थे। सुबह के समय सड़कों पर भारी अनियमित भीड़ के दबाव की वजह से वह आवागमन की कठिनाइयां अक्सर बहुत बढ़ जाती हैं। किसी तरह बस्ते बचाते अभी भी वे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आगे आए होंगे कि सड़क से दूसरी ओर खून बिखरा हुआ देखकर उन्हें अपने वाहन की गति कम कर ली। थोड़ा और दूर नजर गई तो दिखा एक घायल व्यक्ति अर्ध चेतना अवस्था में पड़ा हुआ था। जरूरी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। सड़क पर पड़ा
खून लगभग सूख चुका था। इसका मतलब उस व्यक्ति को चोट काफी समय पहले लगी होगी। पता नहीं अब तक उसमें सांसें बाकी बची भी हों या नहीं। यतीन्द्र वहीं रुक गए, उस उम्मीद इस उम्मीद के साथ ही कोई एक आदमी को सहायता के लिए साथ आ जाए तो उस मरणासन। लेकिन वे देख रहे थे कि जो भी उधर से गुजरता एक क्षण के लिए अपने वाहन की गति कम करता। दुर्घटना स्थल पर एक नजर डालता और और निर्विकार भाव से आगे बढ़ जाता। किसी की बात सुनने का समय किसी की बात सुनने का समय किसी के पास नहीं था। कितने संवेदनाहीन हो गया है आज का आदमी। एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और लोग हैं कि ऐसी दुखद घटना को बे निर्ममता से किसी फिल्म या नाटक के दृश्य की तरह देख लेते हैं और देखकर चल देते हैं। इंसानियत अब कहीं नहीं क्या। कुछ देर के प्रतीक्षा के बाद जितेंद्र को लगा कि अगर घायल की जान बचानी है तो उन्हें अकेले ही कुछ करना होगा। यहाँ साथ देने के लिए कोई आने वाला नहीं है। उन्होंने अपना दो पहिया एक जगह खड़ा किया। दूसरे आती टैक्सी रुकवा कर ड्राइवर की मदद से उसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डाला और स्थानीय लोगों से नजदीकी अस्पताल का पता पूछ आगे चल दिए। कुछ आवश्यक कागजात पर यतेंद्र के हस्ताक्षर लेकर अस्पताल के इमरजेंसी स्टाफ ने अविलंब चिकित्सा प्रारंभ कर दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस के कर्मचारी भी वहां आ पहुंचे। पूछताछ के बाद उन्होंने घायल के होश में आने तक यतेंद्र को वहीं रुके रहने का निर्देश दिए। कैसी अजीब बात थी। जिसने हिम्मत करके एक भले नागरिक का कर्तव्य निभाया, पुलिस ने उसी को अस्पताल में नजर कैद रहने का हुक्म सुना दिया। तो क्या यतेंद्र ने एक इंसान की जान बचाने का प्रयास करके कोई भूल कर दी? ऐसी भूल वे अपने विद्यार्थी जीवन में भी कर चुके थे और उनका तब का अनुभव बड़ा ही अमानवीय और दुखद रहा था। अस्पताल की बेंच पर बैठे बैठे उनका ध्यान एक बार फिर उसी अतीत की ओर घूम गया। यदि तब अपने गृह नगर तो क्या गृह राज्य से भी बाहर महाराष्ट्र में कहीं रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दोस्तों ने साथ मिलकर एक मकान किराए पर ले रखा था। उस दिन घर पर बहुत देर हो गई, इसलिए यतीन्द्र ने मकान मालिक का स्कूटर मांग लिया और तेजी से अपने कॉलेज की ओर चल दिए। रास्ते में एक टूटी और कीचड़ भरी सड़क पड़ती थी। सड़क के एक और थोड़ा सा भाग ठीक ठीक था। साइकिल सवारों को उसके कीचड़ भरे भाग से होकर गुजरना पड़ता था। यतिन ने देखा सामने से एक युवक साइकिल पर आ रहा था। पता नहीं मन में क्या आया कि सूखी सड़क उसके लिए छोड़ते हुए उन्होंने अपना जगह स्कूटर कीचड़ वाली राह पर उतार दिया। लेकिन सामने से साइकिल वाला भी बिना कुछ देखे उसी ही टूटे रास्ते पर अचानक सामने आ गया और दोनों टकरा गए। युवक की साइकिल एक और गिर पड़ी। शायद उसे चोट भी आई थी। यतीन्द्र चाहते तो युवक को कीचड़ से गिरा छोड़ कर चले आते, मगर उनके मन में गवाही
नहीं दी। अपना स्कूटर वहीं छोड़ा, कॉलेज भी छोड़ा और उसे साथ लेकर वह अस्पताल पहुंच गए। नहीं जानते थे कि परदेसी होने के कारण उनका कैसा उत्पीड़न होने वाला था। उनकी नेक नियति पर ध्यान देने की तो किसी को जैसे फुर्सत ही नहीं थी। चिकित्सक चिकित्सक पहुंचते पहुंचते उस लड़के के माता पिता और परिजन भी पूरी भीड़ लगाकर वहीं एकत्र होने लगे। सब जान गए थे कि एक परदेसी चक्कर में फंस चुका है। देखते ही डॉक्टर ने ताबड़तोड़ दवाइयां लिख डाली। हुक्म हुआ तुरंत दवाएं लेकर आए। अब यतेंद्र इस नजर का अर्थ तब नहीं समझ पाए थे। दवाओं का बिल सामने आया तो होश उड़ गए। 1,900 रुपये। लेकिन इतने रुपए उनके पास कहाँ थे? फिर क्या करें? अचानक गले में पड़ी सोने की चैन का ध्यान आया। उस दिन चैन की इतनी सी कीमत होती थी। उसी को दुकानदार के पास गिरवी रखकर किसी तरह दवाएं लेकर चिकित्सक के पास पहुंचे तो उसने नया फरमाना सुना दिया कि खून का इंतजाम करो। अवेतन के होश उड़ने लगे थे। फिर चिकित्सक ने शरीफ बनकर एक ब्लड बैंक का रास्ता बताया, जहां बदले में अपना खून देकर यतीन्द्र उस युवक के लिए खून का इंतजाम कर ले आए। तब तक यतीन्द्र हुलकान हो चुके थे। जो कुछ उनके पास था सब लूट लिया। फिर भी जान छूटने का आसान नजर नहीं आ रहे थे। एक अजीब सा आतंक उन्हें चारों ओर से घेरने लगा था। यहाँ उनका अपना तो कोई था नहीं। भीड़ में खून के बदले खून की आवाजें आने लगी थीं। कुछ लोग कह रहे थे हाथ पैर तोड़ कर ही छोड़ेंगे, जितनी मुंह उतनी बात। लेकिन उन सब में ऐसी कोई बात नहीं जो यतीन्द्र को तसल्ली दे। वह लड़का जिसकी साइकिल टकराई थी अब आराम से बैठा था। आश्चर्य तो यह कि ना तो यतीन्द्र की लाई दवाओं में से कोई दवा उस लड़के को दी गई और ना ही वह खून चढ़ाया गया जिसे वे अपना खून देकर लाए थे। हर ओर से निराशा ही निराशा दिखाई दे रही थी। तभी एक युवक जो प्रारंभ से ही सारा नाटक देख रहा था चुपके से उनकी ओर आया और उन्हें कुछ समझाकर उस लड़की के पास ले गया। युवक के निर्देश के अनुसार उन्होंने साइकिल वाले लड़के को ठीक से समझा दिया कि उनसे जितना बन पड़ा उतनी मदद तो वे कर चुके, यहाँ तक कि अपना खून भी दे दिया। अब वे एक कदम खाली हो चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने माता पिता को समझाए कि वह यतीन्द्र को जाने दे। और कुछ देर बाद लड़के ने अपने माँ बाप से बात की। शायद समझाने का कुछ असर हुआ और तब बड़ी कठिनाई से यतीन्द्र अपनी जान बचा पाए। बहुत दिन बाद जब उनके पापा वहां आए तो वह उनके साथ जाकर मेडिकल स्टोर से किसी तरह अपनी अपनी चेन वापस लेकर आए, जो आज भी उनकी गले में है। पापा ने पूछा भी था कि लड़के से टक्कर कैसे हुई और यतीन्द्र ने बड़ा सहज उत्तर दिया था कि वह तो स्वयं कीचड़ के रास्ते जाकर उस लड़के को सूखी सड़क से निकालने चाहते थे। उन्हें क्या खबर थी कि नेकी खुद उन पर ही भारी पड़ जाएगी।
बिना अतीत से कुछ सीख लिए आज फिर वे नादानी कर बैठे, और परिणाम भी ठीक वैसा ही निकला। फिर झमेले में फंस गए। पहली बार केवल सादे कपड़े वाले से वास्ता था, इस बार मामले में वर्दी वाले और शामिल हैं। अब तो भगवान ही मालिक है, कहीं फिर से हवन करते हाथ न जल जाएं। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, शायद रात भी यही गुजारनी पड़े। एक सिपाही कुछ देर पहले दो तीन लोगों के साथ लेकर आया था। पता नहीं कौन लोग थे, कहीं और नई मुसीबत गले न पड़ जाए। यतेंद्र आज फिर परेशान थे। ना कुछ खाने का मन हो रहा था, ना पीने का। भूख प्यास सब जैसे गायब। अचानक एक अधेड़ से आदमी ने आकर आवाज लगाई। यतेंद्र कौन है? बड़ी भारी और रोबीली आवाज थी। सुनकर यतेंद्र का हलक सूखने लगा। उस कठोर स्वर के प्रभाव से वह अपनी पुरानी यादों से तो बाहर आ गए, लेकिन उन यादों के कारण जो मानसिक व्यथा और उस टीस के मन में घर कर गई थी, उसे बाहर आना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने नाम से हुई उस पुकार को अनसुनी सी करके मुंह दूसरी ओर फेर लिया, लेकिन वही आवाज फिर से आई। अरे भाई, चेहरा तो देखने दे अपना। यतेंद्र अभी कुछ और सोच पाते, उससे पहले उसी आवाज के पीछे एक महिला का स्वर और सुनाई दिया। यह फौज वाली कड़क बोली, कम से कम यहाँ तो छोड़ देते। आपका बेटा अब होश में है, आप उधर जाइए। उससे भले आदमी को मैं देखती हूँ, यहीं कहीं होगा। पुलिस वाले ने जाने ही कहाँ दिया होगा। महिला की बात सुनकर यतीन्द्र की जान में जान आई। चलो, खतरा थोड़ा तो कम हुआ। जिस व्यक्ति को वह मरणासन्न अवस्था में यहाँ लेकर आए थे, वह होश में है, और उसकी देखभाल के लिए संभवतः कुछ परिजन अब अस्पताल में आ चुके हैं। ये स्त्री पुरुष शायद माता पिता होंगे, जो उससे बेटे कह रहे हैं। यतीन ने साहस करके अपना चेहरा आवाज की ओर घुमाया, तो एक बड़ी उम्र की मगर आकर्षक महिला को सामने खड़े पाया। और जब दोबारा उनका नाम पुकारा, तो निकट जाकर उचित आदर के और नम्रता के साथ वह बोले, जी कहिए, मैं ही यतीन्द्र हूँ। फिर जो उत्तर मिला, उस पर यतीन्द्र को यकीन ही नहीं आया। सामने खड़ी महिला बड़े वात्सल्य के साथ कह रही थी, बेटा तुम सुबह से यहीं हो, अब तक शायद ही कुछ खाया पिया हो, बहुत भूख लगी होगी। लो, पहले खाना खा लो, और बातें बाद में करते हैं। और बिना यतेंद्र की कोई बात सुने उसने खाने का बड़ा सा टिफिन बॉक्स खोलकर उनके आगे रख दिया। इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर आया पसीना देखकर धीरे धीरे अपने दुपट्टे से हवा करने लगे। इस बार का अनुभव कॉलेज वाले अनुभव के एकदम विपरीत जा रहा था। यहाँ कॉलेज के दिन में उस साइकिल सवार की मालूम सी चोट, उस के चक्कर में अपनी चैन गिरवी रखकर दवा लाना, खुद को खून देकर उसके लिए खून का इंतजाम करना, फिर भी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर निकलना, और कहाँ आज इस महिला के दुर्घटनाग्रस्त बेटे को अस्पताल में लाकर छोड़ने भर के बदले इतना प्यार। यतेंद्र को कुर्बानी के बकरे की मिसाल याद आ गई। ये लोग शायद उसे छोड़ेंगे नहीं, हलाल करके ही मानेंगे, मगर पहले खिला पिलाकर तगड़ा करने का जुगाड़ में होंगे। तभी तो उस पर इतना लाड जता रहे हैं। मरता ना क्या क्या ना करता, उन्होंने सोचा। खाना छोड़कर भी जान तो बचने से रही, क्यों ना कुछ खा ही लिया जाए। वह महिला अभी तक अपने दुपट्टे से यतेंद्र की हवा किए जा रही थी।
साथ ही साथ उनके घर परिवार, जमीन जायदाद, शिक्षा दीक्षा, जाति गोत्र और उम्र की जानकारी लेती जा रही थी। वह जानबूझकर अपने परिवार के आर्थिक सामाजिक स्तर के बारे में जितना हो सकता कम से कम करके बता रहे थे। जानते थे कि किसी न किसी मुकाम पर यह सब मिलकर उस दुर्घटना के नाम पर उनका भरपूर शोषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसलिए उन्होंने लिहाज से खुद को बहुत ही मामूली आदमी जताने की पूरी कोशिश की।